नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। आज होगा सामूहिक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजन होगा। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम, जहां हर महीने की पहली तारीख को होता है आयोजन और इसी कड़ी में आज राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होगा। तो सामूहिक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम, तो वहीं हर महीने की पहली तारीख को आयोजन होता है। तो खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं। आज 1 सितंबर है और हर महीने की पहली तारीख को इस आयोजन के लिए तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। सामूहिक राष्ट्रगान और सामूहिक राष्ट्रगीत आज होना है। भोपाल के वल्लभ भाई पटेल पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो आप ये देखिए कि ये जो पूरा आयोजन है सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में किया जाएगा और इस आयोजन के चलते कई लोग शामिल होने वाले हैं और खासतौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वे भी शामिल होंगे। और जैसा कि आपको याद होगा कि हर जगह इस तरीके के आयोजन की बात कही गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को मदद का भरोसा दिलाया। सीएम का कहना था कि जिन लोगों के मकान बाढ़ में गिरे हैं उनको पीएम आवास योजना से मदद की जाएगी। तो वहीं गाय भैंस के बहने पर 30,000, बैल के लिए 20,000, बकरी के लिए 6,000 की सहायता राशि दी जाएगी। सीएम ने कहा कि पहली चिंता लोगों की जान बचाने की है। इक्कीस से लेकर 25 तारीख तक भयानक बाढ़ आई। बेतवा में, अपाहा में, बाकी सहायक नदियों पे। इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के सीएम नहीं बन पाएंगे। सज्जन सिंह वर्मा की माने तो बीजेपी ओबीसी या आदिवासी को सीएम बनाएगी। मैं जितना बीजेपी के निर्णयों को पहचानता हूं, आरएसएस के दबाव में जो निर्णय लेती है, मुझे नहीं लगता कि पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई आदिवासी आ सकता है, इस तरह के नाम आ सकते हैं। इस तरह के सिंधिया जी जैसे लोगों को पचा पाना बीजेपी के लिए शायद बड़ा मुश्किल। रतलाम के एक स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां राज्य बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल को क्लीन चिट दे दी है, तो वहीं राष्ट्रीय बाल आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए बच्चों की निजता का उल्लंघन बताया। रिपोर्ट देखिए। जो कैमरे वाली बात हमारे पास आपके माध्यम से संज्ञान में आई है, हम डेफिनेटली इसमें नोटिस इशू करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि पॉक्सो का ये उल्लंघन है तो पॉक्सो के रिलेवेंट सेक्शन में एफआईआर हो पाए। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष रतलाम के स्कूल में सीसीटीवी लगाने को गलत मानते हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी लगाना कानून का उल्लंघन है। बच्चों की निजता को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। साथ ही उन्होंने इसे पोर्नोग्राफी भी बताया। बच्चों की निजता को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है और ये तो पोर्नोग्राफी है। इसके अगर किसी के आप बाथरूम में कैमरा लगा रहे हो, उसको वॉच कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पीडोफिलिक नेचर का वहाँ पे आदमी है जो बच्चों के इस प्रकार के शोषण में इन्वॉल्व है, इसलिए उसके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। वहीं राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया था और मामले में स्कूल को क्लीन चिट देते हुए इसके सदस्यों ने कहा कि छात्र स्कूल के बाथरूम में अपशब्द लिखा करते थे, जिसके कारण स्कूल प्रबंधन ने ऐसा कदम उठाया। ये कोई बड़ा विषय नहीं है।
यहाँ पर आज हमने सेंट जोसेफ स्कूल का निरीक्षण किया है और स्कूल में बाकी चीज़ें तो हम संतुष्ट हैं। जो मामला था कैमरे को लेके, तो प्रिंसिपल का ये कहना है कि बच्चे कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लिख रहे थे दीवार पर। इस उद्देश्य को लेकर ही CCTV कैमरे उन्होंने लगाए थे, जिसको तत्काल उस समय संज्ञान में आने के बाद जो प्रशासन के संज्ञान में आया और उनको जो सूचना मिली उसके बाद उन्होंने हटा दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने भी इसमें बारीकी से देखा तो कई बच्चे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टेबल पे भी अभी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई जो अच्छी बात नहीं है, जो बड़े बच्चे लिख देते हैं। इधर जब इसको लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राज्य बाल आयोग स्वतंत्र होते हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, इसीलिए किसी दूसरे आयोग पर टिप्पणी नहीं करते हैं। देखिए, राज्य बाल आयोग, सभी राज्य बाल आयोग स्वतंत्र आयोग होते हैं और वो राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं। ये किसी दूसरे आयोग पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं मानता, लेकिन अगर कहीं पॉक्सो जैसे एक्ट का गंभीर उल्लंघन हुआ है तो हम डेफिनेटली उसमें FIR हो ये इंश्योर करेंगे। दरअसल नामली में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के टॉयलेट में CCTV कैमरे लगने की खबर से हड़कंप मच गया था। छात्रों ने इसकी शिकायत चाइल्ड लाइन को की। जब टीम के सदस्य स्कूल पहुंचे तो उन्हें छात्रों के 2 टॉयलेट में CCTV कैमरे लगे हुए मिले। फिर राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल का दौरा किया और क्लीन चिट दी। वहीं अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग सख्त हो चुका है और उसने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली से अशरफ काजमी, रतलाम से सुधीर जैन, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खंडवा के अमोदा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी कि किस तरह से इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर से होकर छोटे छोटे बच्चों को बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाना पड़ता है। और इस खबर को दिखाए जाने के बाद खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने पुनासा SDM CS सोलंकी को मौके पर भेजा, जहां उनके साथ तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी शामिल थे। सभी ने मौके का मुआयना किया और गांव में नाव चलाने के आदेश जारी किए गए। कल व्यवस्था कर नाव चलाना शुरू किया जाएगा। NATC के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। बैक वाटर में प्रभावित लोगों को स्कूल आने जाने या अन्य सुविधाओं में काफ़ी परेशानी हो रही थी। करीब 260 से ऊपर का वाटर लेवल होने पर वहाँ की जो है ब्रिज है वो डूब जाती है। हर बार NATC बोट की व्यवस्था करती है, परंतु इस बार किन्हीं कारणों से नहीं कर पाई है। आज NATC के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया तथा NATC को निर्देशित किया कि आप तत्काल बोट की व्यवस्था करें। तो NATC ने कल बोट की व्यवस्था करने को कहा है तथा वहाँ जो ब्रिज जो रपटा बना हुआ उसको भी हम उसकी हाइट बढ़ाने के प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित करेंगे। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश में कई ऐसी जगह हैं जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज हो रहे हैं। ऐसा ही मामला कटनी जिले के सुतरी से सामने आया है, जहां रोजाना सैकड़ों ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुतरी खैरवार इलाके से निकलने वाली उमरार नदी इन दिनों उफान पर है, फिर भी महिला, बच्चे समेत पुरुष नदी को पार कर अपने खेतों और दूसरे कार्यों के लिए जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस नदी पर पिछले 10 वर्षों से पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार की हिला हवाली के कारण एक लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य चींटी की चाल चल रहा है। अरे 7-8 साल हो गए बनते, बीवी बच्ची इसी प्रकार नदी में यहाँ वहाँ रिश्तेदारी में जाता तो ऐसे ही निकलना पड़ता है। ऐसे निकलना पड़ता है। रोज निकलते हैं लोग ऐसे? हर रोज ऐसे निकलते हैं। अभी और पीछे से जा रहे हो भी ऐसे निकलेंगे। अच्छा, तो ये पुल क्यों नहीं बन रहा है कुछ जानकारी? अब कोई जानकारी नहीं है। यह 10 साल हो गया सर, इसका कोई इंतजाम नहीं हुआ है। हम अपने परिवार बाल बच्चे इसी प्रकार से हम नदी आर पार करते हैं, बाढ़ कितनी भी आ जाए हम इसमें अब क्या करें, मजबूर हैं। खबर रीवा से है, जहां के रामबाग में एक निजी नर्सिंग होम की लापरवाही से गर्भवती महिला प्रसव के बाद मौत हो गई। इसके बाद महिला की मौत को लेकर परिजनों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। परिजनों ने काफी हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच किया तो नर्सिंग होम में मेडिकल से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले और निजी नर्सिंग होम फर्जी निकला, जिसकी वजह से तुरंत ही स्वास्थ्य महकमे ने उसे सील कर दिया। दर्द नहीं आ रहा था तो इनको लाया दिखाने। एक दिन तो बोले लाओ भर्ती कर दो, तो भर्ती मैं करने के लिए लाया 23 तारीख को 12 बजे।
12 बजे लाया तो भर्ती कर दिया। मेरे से बोले 50,000 रुपये खर्चा आएगा, तो मैं 35,000 जमा किया और बोले आगे पीछे देते रहना। जो यहाँ देव क्लिनिक के जो डॉक्टर हैं, इनके द्वारा ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके कारण उसकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर ये डॉक्टर खुद उसको इलाहाबाद लेकर के किसी अस्पताल में गए हैं और वहाँ पे उसकी महिला की मृत्यु हो गई है। हमारे पूरे प्रशासन की बहुत संवेदना है पीड़ित परिवार के साथ में, और पुलिस भी आई हुई है और उनकी FIR वगैरह ले करके और उसमें आपराधिक प्रकरण जो भी नियम में आएगा वो दर्ज करके और आगे कार्रवाई। मंडला जिले में स्थित ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा में छत का प्लास्टर गिर गया, जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए और हादसे को लेकर स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत नहीं कराई गई। स्कूल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि सभी बच्चे प्रार्थना के लिए मैदान में गए थे। गनीमत की बात है कि घटना के समय क्लास के बच्चे प्रार्थना के लिए नीचे मैदान में थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। छत गिर गया। कैसे गिरा? तुम क्या कर रहे थे उस टाइम पे वहाँ? लिख रहा था। लिखते पढ़ते समय कितने बच्चे लोगों को चोट आई? 2 लोगों को। कुछ 3-4 बच्चे बैग रखने गए हैं ऊपर और उसका जो प्लास्टर है वो गिरा है, तो बच्चों को कुछ मामूली खरोच आई है, तो उनके पेरेंट्स को बुलवा के और टीचर के साथ, क्लास टीचर के साथ हॉस्पिटल में भेजा गया है। तो वहाँ उनका अभी बात हुई है, तो उसमें कुछ मलहम वगैरह लगा। बुरहानपुर में मवेशियों में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गौपालकों का दावा है कि अब तक 300 से अधिक गायें इस वायरस की चपेट में आ चुकी हैं और साथ ही कुछ गायों की मौत भी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने पशुपालन विभाग के हवाले से जिले में 50 गायों के लंपी वायरस के संदिग्ध होने की बात कही, लेकिन कलेक्टर ने स्वीकार किया कि यहां आंकड़ा 100 से अधिक हो सकता है। जिला प्रशासन ने गुजरात से इस वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए टीके मंगाए हैं, जिसके आते ही मवेशियों पर टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। बहरहाल गौपालकों ने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है। इसमें भी बैठे 2-3 गाय अंदर। हमारे पास तो बहुत गाय है सर, पर मर जा रहे सब ढोर। कब से हो रहा है? क्या हो रहा है? 1 महीने से बीमारी आई है। क्या बीमारी में क्या क्या होता है? बीमारी में फोड़े निकल जा रहे, खून निकल रहा है, बचती नहीं, कुछ भी इलाज कर लो बचते ही नहीं। देखिए, बुरहानपुर जिले में जो अभी हमारा उप संचालक पशु चिकित्सा है, उनके अनुसार लगभग 50 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, लेकिन चूंकि पशुओं का मामला है तो इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि केसेस 50 से ज़्यादा हो सकता है 100-150 तक भी केस हो, क्योंकि जब आदमी की बीमारी का कई बार पता नहीं लग पाता तो पशु के माइनर का हो सकता है इतनी रिपोर्टिंग ना हो। तो लगभग ये हमको मानना चाहिए कि 100 से ऊपर केसेस जिले में लंपी के हो गए होंगे। 50-60 का आंकड़ा विभाग के पास में है, लेकिन चूंकि बीमारी संक्रामक है तो एक पशु दूसरे पशु में फैली होगी और 100 से ऊपर केसेस निश्चित रूप से बन गए होंगे। जहां पर केसेज आ रहे हैं वहां की सूचना के लिए हमने कंट्रोल रूम बनाया है। बीजेपी अपने सरल ऐप से चुनावी मुश्किलों को दूर करने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस को ये ऐप नहीं ऐप नजर आ रहा है। दरअसल हुआ यह है कि बीजेपी सरल ऐप के जरिए बूथ स्तर पर मंदिरों और मस्जिदों की जानकारी जुटा रही है। विधायकों और सांसदों के पास सरल ऐप का एक्सेस है और उन्हें ऐप में न सिर्फ बूथ स्तर पर मंदिर मस्जिद की जानकारी देनी, बल्कि ये भी बताना है कि उस क्षेत्र में किस धर्म के बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। बीजेपी का दावा है कि अब आंकलन जनता के लाभ के लिए किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसमें ऐप नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी मिशन 2023 के लिए मंदिर मस्जिद की जानकारी जुटा रही है। बूथ स्तर के प्रमुख मंदिर मस्जिदों की जानकारी सांसदों और विधायकों से मांगी गई है। इसके लिए सरल ऐप की मदद ली जा रही है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में विधायकों और सांसदों को सरल ऐप की ट्रेनिंग दी गई थी। इस ऐप में विधायक और सांसदों को उनके विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के कमजोर बूथ की जानकारी देनी थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी विधायक और सांसदों से उनके इलाके के मंदिर और मस्जिद की जानकारी भी जुटा रही है। इतना ही नहीं, उनके विधानसभा क्षेत्र में होने वाले प्रमुख धार्मिक आयोजनों की डिटेल भी विधायक और सांसदों को ऐप के जरिए देनी होगी। वहीं बीजेपी की इसी कवायद को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर माहौल को बिगाड़ने के आरोप लगा दिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप है कि बीजेपी अभी से ही सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश में जुट गई है। विधानसभा चुनाव तक इन्हीं ऐप के जरिए बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। जो आपने कहा कि मंदिर मस्जिदों की जानकारी ले रहे हैं,
दो मंत्रियों को लगा रहे हैं। ये जितने ऐब हो सकते हैं चुनाव के अंदर वो ऐब ही घुसेड़ेंगे वहां पे। ये जैसे मैंने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम, धर्म और जाति पे लोगों को बांटने का काम और डरा धमका के और खरीदने का काम, इसके अलावा इनका और कोई ऐब नहीं है। और ऐब मतलब जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं चुनाव के अंदर, वो सब ऐब ये चुनाव में उपयोग करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस खुद धर्म के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाती है। देखिए, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ विस्तारक अभियान था, वही एक नए रूप में हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। और अब हमारे जो सांसद विधायक जिन बूथों पर कमजोर थे, जहां पे उनको कम वोट मिले थे, उनका एक आकलन करके इस तरह का एक नया अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और उसको देखते हुए जो भी इस तरह की सामाजिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक, धार्मिक व्यवस्था जो भी होती है, उसका यदि सही आकलन नेता के पास होगा, जनप्रतिनिधि के पास होगा, तो कल के दिन वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम करना है, कौन सी योजना को नीचे तक पहुंचाना है। आपने मंदिरों की बात करी, मंदिरों में जिस तरह से अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी और घोषणाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबको अपना लाभ मिले और पूरी जो अंत्योदय का हमारा जो पथ है उसको हम लेकर आगे बढ़ते रहें। यही हमारी कहीं ना कहीं भावना है इस योजना के पीछे। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सियासी मैदान तैयार करने में जुट गए हैं पार्टी के नेता और अब ऐप वर्सेस ऐब की भिड़ंत देखने को मिल रही है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो चुकी है और सियासी शतरंज पर मुद्दों की चाल चली जाने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी को पिछले सालों में की गई घोषणा को लेकर घेरना शुरू कर दिया। सरकार का ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में बनने वाला एक्सप्रेस है और इस एक्सप्रेस की घोषणा को 4 साल से अधिक समय बीत गया है, लेकिन अभी तक जमीन अधिग्रहण का भी काम पूरा नहीं हो पाया और इसके साथ इसके लेआउट में बदलाव किया गया। अब इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा है कि चंबल एक्सप्रेस वे के साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है और इस पर वाहन दौड़ रहे हैं, जबकि चंबल एक्सप्रेसवे का कोई अता पता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की झूठी घोषणाओं और धोखे का एक बहुत बड़ा प्रमाण है चंबल एक्सप्रेसवे, जिनके 3 बार नाम बदल गए, चुनावी फायदा लेने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन जमीन पर 1 इंच काम नहीं हुआ, यहां तक कि भूमि अधिग्रहण तक नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता ने बचाव करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी हर घोषणा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर भी काम लगातार जारी है। न केवल चंबल एक्सप्रेसवे बल्कि मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मैं उस टिप्पणी पे नहीं जाता कि कांग्रेस क्या कह रही है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया और उसी दिशा में ये हमारे एक्सप्रेस हाईवेज हैं। और उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज गति से निर्मित हो रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान के कोटा से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के इटावा तक बनने वाले 417 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को लेकर प्रदेश सरकार काफी उत्साहित है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बीहड़ के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही इससे उद्योग धंधों को गति मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे लगभग 8,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होना है। बन जाने के बाद यह एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बताया यह भी जा रहा है कि इस साल के आखिर में चंबल एक्सप्रेसवे बनाने की आधारशिला भी रख दी जाएगी। शैलेंद्र भदौरिया, भोपाल, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गणेश उत्सव को लेकर भोपाल पीसीसी दफ्तर में भी गणपति की स्थापना की गई और आज पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणपति को विराजित किया। पूरे 10 दिन तक पीसीसी में गणेश उत्सव मनाया जाएगा।
देवते पिता महादेव को काया अंधनि को आँख निर्धनि को माया जय गणेश